ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हाउ आर यू। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं बिहार दरोगा का सीरीज स्टार्ट किए हुए हूँ। उसमें आप लोगों को एक सेट मिल गया होगा प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का दूसरा सेट है जिसको हम लोग अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ऐसे ही चलता रहेगा प्रीवियस ईयर जब तक कि हम लोग पूरा प्रीवियस ईयर नहीं अच्छे से ख़त्म कर लें। पहले प्रीवियस ईयर पे काम करेंगे, उसके बाद बुक पे आएंगे। तो देखिएगा आपका तैयारी में कितना अच्छा धार लग गया होगा। आप जब सेट लगाएंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। इसलिए हम प्रीवियस ईयर पर आप लोग से मेहनत करा रहे हैं। तो बिना समय गंवाए हम अपना स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, आज जो ये पेपर है वो इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का पेपर है। ये 26/8/2012 को पूछा गया था। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल क्या है। कौन सा ऐसा फसल है जो विश्व में सर्वाधिक उसका उत्पादन होता है। तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का होता है। और भारत में सर्वाधिक उत्पादन चावल का होता है, उसके बाद गेहूं का होता है। तो हम लोग देखें अब इस सभी ऑप्शन को समझते हैं। सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होता है, भारत में आसाम में होता है, ठीक है। और विश्व में सबसे ज़्यादा चाय चीन में होता है। गन्ना सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है और भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना यूपी में होता है। उसी प्रकार सर्वाधिक गेहूं चीन में होता है और भारत में सर्वाधिक गेहूं यूपी में होता है। और कॉफ़ी सर्वाधिक कर्नाटक में होता है और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील में होता है। आपको फसल से बिहार दरोगा में एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा देखने को लिए। पिछला दरोगा हुआ था, उसमें पूछा गया था कि सर्वाधिक कॉफ़ी किस राज्य में होता है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी होता है। तो वो कर्नाटक में होता है। और वर्ल्ड में सर्वाधिक कॉफ़ी ब्राज़ील में होता है। उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था। पहला बार ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था। तो एथेंस में हुआ था। एथेंस यूनान का एक शहर है, वहीं पे हुआ था, एथेंस में हुआ था। समझिए, ओलंपिक संघ की स्थापना 1894 में हुआ था, जिसका मुख्यालय लोसाने है और वो स्विट्जरलैंड में है। उसके अगला क्वेश्चन है, इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 पदक प्राप्त किए। एक फेल्प्स था, माइकल फेल्प्स ने, जो अमेरिका का रहने वाला था, एक तैराकी था। वो अभी तक एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक पाया था। समझिए, कुल 23 गोल्ड मेडल पाया था और एक ओलंपिक में। माइकल फेल्प्स इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक इसमें जीता था। मतलब किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक, ओलंपिक के मतलब किस खेल में वो स्वर्ण पदक जीता था। बॉक्सिंग में, कुश्ती में, शूटिंग में या वेट लिफ्टिंग में। तो अभिनव बिंद्रा एक शूटर था जो भारत का पहला सिंगल प्रतिस्पर्धा में पहला गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए। वो बीजिंग ओलंपिक 2008 में उसमें जीता था। उसके अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है। तो नरेंद्र हिरवानी एक भारतीय गेंदबाज था, तेज गेंदबाज था। वो सर्वाधिक विकेट लिए हैं एक टेस्ट मैच में। विश्व का सर्वाधिक ऊंची इमारत कहाँ है। तो बुर्ज खलीफा का नाम सुने होंगे आप लोग, 825 मीटर। बुर्ज खलीफा कहाँ है, दुबई में। वही विश्व का सबसे ऊंची इमारत है। उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय। तो वाशिंगटन अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी में है विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय। इसका आंसर ऑक्सफोर्ड पुस्तकालय होगा। समझिए,
विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय वाशिंगटन डीसी ही होगा, इसका सही आंसर बी ही होगा, वाशिंगटन डीसी में है। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो और सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर लंदन है। ये दोनों हमेशा कंफ्यूज से दूर रहेगा। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर तो मुंबई है। ठीक है, अब है भारत का सबसे लंबा नदी पुल कहाँ है, किस नदी पे बनाया गया है। तो इससे पहले भारत का सबसे लंबा नदी पुल था गंगा सेतु, जो गंगा नदी पे था, पटना और हाजीपुर के बीच था। अब हो गया सबसे बड़ा नदी पुल भूपेन हजारिका या ढोला सदिया बोलते हैं, वो कहाँ है, लोहित नदी पर, जो लोहित नदी ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी है। तो सब भारत में सबसे लंबी नदी पर बना पुल कहाँ है, तो वो इसका सही उत्तर होगा आसाम में होगा। समझ गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ है भारत का, किस राज्य का है, तो वो राजस्थान का है। और सर्वाधिक जनसंख्या भारत में किसका है, यूपी का है। और बताइएगा बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है भारत में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तोराह किस धर्म का राष्ट्रीय ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, तो ये यहूदी का है। यहूदी जो हम बताए थे पिछले लेक्चर में भी, पिछला प्रीवियस ईयर लेक्चर था उसमें भी आया था इजराइल में मात्र एक यहूदी देश है और वहाँ यहूदी का तोराह है जो पवित्र ग्रंथ है। जिस तरह से हमारा गीता है उसी तरह से उसका तोराह है। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है, तो मैरी कॉम बॉक्सिंग से जुड़ी है, उसका बॉक्सिंग खेलती है, बॉक्सिंग करती है। उसके बाद मणिपुर की रहने वाली है, 8 बार विश्व चैंपियन मुक्केबाज जीती है। उसके बाद अभी AIO का अध्यक्ष इसको बना दिया गया है, यानी भारतीय ओलंपिक संघ का इनको अध्यक्ष बना दिया गया है अभी, और ये मणिपुर के रहने वाली है। अभी आप जान ही रहे होंगे मणिपुर में क्या हो रहा है, आप लोग भली भांति अवगत होंगे। वहाँ पर 2 जनजाति है, कुकी और मैतेई, दोनों के बीच संघर्ष अभी भी जारी है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर है, वो किस खेल से संबंधित है, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। पिछला बार हम बताए थे, पिछला जो डिस्कशन हो रहा था उसमें स्टेडियम का नाम वहाँ से देखिए एक क्वेश्चन आ गया। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, तो कानपुर में है। और किस खेल से संबंधित है, तो वहाँ क्रिकेट खेला जाता है। वहाँ 32,000 दर्शक बैठने की क्षमता है। उसके बाद है, जीवा मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं, तो बिलियर्ड से जीवा मिल्खा सिंह गोल्फ से जुड़े हैं। ठीक है। उसके बाद है 2006 के राष्ट्रमंडल खेल के मेज़बानी किसने किया था, तो इंडिया किया था। और जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ 22 में उसका आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। और इसके बाद कहाँ आयोजन होगा, वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। समझ गए इतना फैक्ट। अब एशियाई खेल का मेज़बानी कौन किया था 2014 में, तो 2014 में एशियाई खेल का मेज़बानी दक्षिण कोरिया, 2018 में दक्षिण कोरिया किया था। समझ गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हुआ था, तो वो कौन थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते वीर गति की प्राप्त हो गई थी। कौन उससे लड़ रहा था, तो एक अंग्रेज सैनाधिकारी हुरोज था, वो लड़ रहा था। अब देखिए तात्या टोपे कहाँ से संबंधित थे, कानपुर से। बहादुर शाह जफर दिल्ली, इस याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था, तो गांधी जी द्वारा निम्नलिखित में यंग इंडियन, सही होगा, यंग इंडियन शुरू किया गया था गांधी जी द्वारा। उसके बाद है, और एक चीज़ यहाँ पर आओ, गांधी जी और कौन कौन समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं, तो यंग इंडिया एक अंग्रेजी साप्ताहिक था। उसके बाद गांधी जी ने नवजीवन जो गुजराती में
प्रकाशित किए। इंडियन ओपिनियन जो साउथ अफ्रीका में 1904 में, ये भी साप्ताहिक था। उसके बाद हरिजन 1933 में हरिजन नामक पत्रिका का शुरू करते हैं। तो गांधी जी से संबंधित यंग इंडियन, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन और हरिजन, 4 को याद रखिएगा, आपको कोई ना कोई एग्जाम में देखने को लिए जरूर मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। कमेंट में बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किए थे। उसके बाद है, अब देखिए कांग्रेस की स्थापना कब होता है? 28 दिसंबर 1985 को होता है। उसके बाद 3 अध्यक्ष हमेशा याद रखिएगा, प्रथम बनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा तैयब जी और चौथा जॉर्ज यूल। ये 4 गो हमेशा एग्जाम में, यही 4 गो मिलेगा कांग्रेस का अध्यक्ष, मतलब अधिकतर। ऐसे तो एक महिला वाला मिलेगा, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, ये 2 गो और ये 4 गो, 6 गो में आपको एग्जाम में, ये 6 गो में कोई एक गो देखने को लिए मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो श्रीलंका का मुद्रा का नाम रूपी है। रूपी श्रीलंका का मुद्रा का नाम है, समझ गए। उसके बाद है, किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो बांग्लादेश कहाँ पे है? आप लोकेशन देखिए, बांग्लादेश भारत है, उसके बाद यहाँ पे बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश की सीमा म्यांमार से तो कभी, म्यांमार से लगेगा, ठीक है, पाकिस्तान से तो कभी लग ही नहीं सकता है। श्रीलंका यहाँ पे है, श्रीलंका से कभी नहीं लगेगा, और नेपाल ऊपर है तो नेपाल से कभी नहीं लगेगा। तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को बना सकते थे। तो अगला क्वेश्चन है, एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? वो देश एशिया में है फिर भी यूरोपीय संघ का सदस्य है, वो तुर्की है, ठीक है। एशिया में कितने देश हैं? तो एशिया में 47 देश हैं। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? तो यूनियन कार्बाइड जिम्मेदार थी। उसके बाद है, भारत के किस शहर में दूसरे राज्य से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो सबसे ज़्यादा दिल्ली लोग जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्क को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा था? तो वो उस समय का क्वेश्चन है, उस समय के IT मंत्री थे कपिल सिब्बत, वही कपिल सिब्बत इस बात को बोले थे। किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल ही में लंदन में मृत्यु हो गई? उस समय का करंट है वो देवा आनंद होगा। कोलावेरी डी गीत जो YouTube पर लोकप्रिय हुआ है किस भाषा में था? तो तमिल भाषा में, उस समय का करंट था। उनतीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक टिकट के PNR में P का मतलब पैसेंजर होता है। P का मतलब पैसेंजर होता है, पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड। PNR का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, समझ गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राइड एंड प्रेजुडिस किस के द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया? सॉरी। तो देखिए पुस्तक लेखक से आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। इसका सही ऑप्शन है ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर B। पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, चेतन भगत। क्वीन ऑफ टॉक, अपराह विनफ्राई, ठीक है। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद यूनिस। महानामा किसके द्वारा लिखा? महानामा के नाम से कौन जाना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय। और देखिए लाल के नाम से लाला लाजपत राय। और लाल बहादुर शास्त्री कौन नारा दिए थे? वो कमेंट में बताइएगा। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और किस डेट को हुआ था वो आप बताइएगा। वर्ष 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी कांड हुआ? जर्मन बेकरी कांड किस शहर में हुआ था 2010 में? तो वो पुणे में हुआ था। कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? तो ब्लैकबेरी से संबंधित है। सुंगालू समिति किसके लिए नियुक्त की गई? तो 2010 में
कॉमनवेल्थ गेम के लिए नियुक्त किया गया था। अगला देखते हैं। उसके बाद है नियाग्रा फॉल्स कहाँ है? तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो नियाग्रा जलप्रपात USA में है। समझ गए। भारतीय वायु सेना का आदर्श वाक्य है टीचिंग द स्काई विन गैलरी। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा वृक्क, यहाँ पर देखिएगा समझिएगा, वृक्क है, वृक्क का BRIC है और BRICS होता है, वृक्स होता है, जिसमें साउथ अफ्रीका जुटा था उस समय। अभी ब्रिक्स में 5 कंट्री है, इसमें कौन सदस्य नहीं है? तो रसिया है, चीन है, ब्राज़ील है और ब्रिटेन सदस्य नहीं है, तो ब्रिटेन नहीं हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप लोग बताइए। सॉरी, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो वृक्ष में बरगद हो जाएगा और पक्षी में मोर हो जाएगा। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ पे 3 शेर है, वो है। समझिए, अशोक स्तंभ न देके 3 शेर इसमें दिया है। वो कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है और सारनाथ में भगवान बुद्ध सर्वाधिक उपदेश सारनाथ में देते हैं। उसके बाद है कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। अगर इसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों होता तो दोनों होते, लेकिन सिर्फ मोतीलाल नेहरू है तो सिर्फ मोतीलाल नेहरू होगा। अब बताइएगा कि जो स्वराज पार्टी था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था कि हम चुनाव के जरिए असेंबली में जाएं और वहां से जनता के लिए योजना बनाएं। ये उसका मुख्य उद्देश्य था। किसने 1932 में पाकिस्तान शब्द दिया? तो पाकिस्तान शब्द रहमत अली नाम का एक स्टूडेंट था जो ऑक्सब्रिज में पढ़ता था, वो ही दिया था। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 1975 में किया गया था। और 1977 में क्या हुआ था बताइएगा आप कमेंट में। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान में 22 अध्याय हैं। संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? तो 2005 में स्वीकृत किया गया था। उसके बाद है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 19 में है। देखिए, पॉलिटी से आपको 8 से 10 क्वेश्चन पॉलिटी से मिलेगा। अभी पॉलिटी ही है। RTI कानून कब लागू हुआ था? तो RTI कानून कब लागू हुआ था? 2005 में लागू हुआ था। समझ गए? 2005। अब है एक बात बताइएगा, शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? ये आप कमेंट में बताइएगा। जो हम बोलते हैं कमेंट में उसको सर्च करके आप बताइएगा, वो क्वेश्चन ज़रूर पूछा रहेगा या पूछेगा। समझ गए ना? भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इस पे हम कल डिटेल में बताए थे, लोकसभा के अध्यक्ष। लेकिन संयुक्त अधिवेशन बुलाता है कौन? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, कल हम इसको डिटेल में पढ़े थे। देखिए, प्रीवियस ईयर से ही आपको 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी एक ही वीडियो बनाया है, उसमें उसका क्वेश्चन इसमें 5 से 6 देखने को मिल गया है। अब अगला है, भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम था? माने सर्वाधिक दिन तक राष्ट्रपति रहे। तो एकमात्र राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। बाकी अब भारत में सिर्फ एक ही बार राष्ट्रपति, ऐसा नहीं है, लेकिन एक ही बार राष्ट्रपति होते हैं, दोबारा नहीं बने अभी तक। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो PL सिंघवी समिति, अगर समिति पूछेगा तो PL सिंघवी पूछ रहा है यहाँ पर वैधानिक दर्जा दिया गया किस संशोधन? तो 73वां संशोधन। उसके बाद है नमक सर्वाधिक कहाँ होता है? तो सर्वाधिक नमक गुजरात में होता है। भारत का सबसे बड़े उत्पादक एवं निर्यातक कौन है? भारत पूछता है, भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। माने इस सब ऑप्शन में भारत किसका सर्वा उत्पाद भी करता है और सबसे ज़्यादा निर्यात भी करता है? तो इसका सही आंसर होगा माइका, अभ्रक। और अभ्रक कहाँ से सर्वाधिक होता है? तो कोडरमा से होता है। कोडरमा
राज्य में है वो कमेंट में बताइएगा। कृषि का भारतीय जीडीपी में कितना योगदान है, तो 25%। भारत में रेलवे स्टेशन की संख्या लगभग उस समय का है, अभी बहुत बढ़ गया है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है, इम्फाल। और मणिपुर में एक झील है, उस झील का नाम आप कमेंट में बताइएगा, वो झील भी पूछता है। किसे नवाबों का शहर कहा जाता है, नवाबों का शहर किसको कहा जाता है, लखनऊ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है। ऊपर में क्वेश्चन में भी आया था सारनाथ, ऊपर में हमें बताएं सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है, वाराणसी में स्थित है। जनजाति समूह मुंडा कहाँ का रहने वाला है, तो मुंडा और संथाल ये झारखंड का जनजाति है। अब एक आप बताइएगा लेपचा कहाँ का जनजाति है। हो ची मिन शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो सेंगाइन के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। अगला क्वेश्चन है फिनलैंड की संसद को क्या, जैसे जापान के संसद को क्या चीज़ कहते हैं, डायट, उसी तरह फिनलैंड के संसद को संसद कहते हैं। और कहाँ के संसद को संसद कहते हैं वो बताइए कमेंट में। यूके के राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो गुलाब है, यानी इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब है। और हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है वो कमेंट में बताइएगा, वो एक पार्टी का चिन्ह भी है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है सोने का शेर। उस झंडा पे देखे होंगे, कभी भारत श्रीलंका का मैच हुआ होगा उसमें आप लोग देखे होंगे। निम्नलिखित में कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है उसको। और कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीला गैस है मानव के लिए। और ब्रह्मांड में सर्वाधिक गैस कौन पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन एक संरक्षित जीव मंडल नहीं है, माने संरक्षित जैव मंडल नहीं है। जीव मंडल संरक्षित होता है वहाँ आपको वर्जित, वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं, न वहाँ कोई आप कल कारखाना नहीं लगा सकते हैं। तो कौन नहीं है, तो इसमें नंदा देवी नहीं है। लघुगणक इनके द्वारा विकसित किया गया, यानी लौह के खोज कौन किया था, तो नेपियर ने किया था। FPS पत्ती में द्रव्यमान का इकाई क्या है, पाउंड है। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं, न्यूटन के गति के कितने नियम हैं, तो न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। पहला नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है और तीसरा नियम क्या है, कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। और रॉकेट न्यूटन के किस सिद्धांत पे काम करता है, न्यूटन के कौन सा गति के सिद्धांत पे रॉकेट काम करता है, ठीक है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। इंद्रधनुष में सबसे बाहरी कौन सा रंग होता है, तो सबसे बाहरी लाल रंग होता है। अब देखिए इंद्रधनुष के रंग को क्रम बताते हैं, VIBGYOR विव ग्रो। तो देखिए सबसे अंतिम में आर है ना, सबसे पहले वाइट है और पूछता है बीच में ग्रीन। तो ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से फंसेगा। शुरू वाला कहेगा तो वायलेट, सबसे अंतिम में कहेगा तो रेड और बीच में कहेगा तो ग्रीन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र, इसमें मतलब इस किससे बने होते हैं, तो वो जितना भी रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है वो सबको लेड में रखा जाता है। इसका सही आंसर लेड होगा। सिरके में होता है तो एसिटिक अम्ल होगा। लैक्टिक एसिड किस में होता है, सिट्रिक एसिड किस में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में होता है, मानव के पेट में HCl होता है। लैक्टिक एसिड किस में होता है, दूध में होता है। और सिट्रिक एसिड किस में होता है, संतरा या नींबू में होता है। तो हम सभी ऑप्शन को एक्सप्लेनेशन करते हुए पढ़ रहे हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है, यानी उससे विद्युत नहीं पास होता है। तो देखिए कौन सा है, चीनी है। नमक रहेगा उससे पास होगा, HCl से भी पास हो जाएगा, नींबू का रस से भी पास हो जाएगा, लेकिन चीनी से नहीं पास होगा। हैवर
प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु उपयुक्त है? तो हैबर से अमोनिया बनाया जाता है, समझ गए ना। उसके बाद है कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कांच को घोल सकता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था कम घनत्व रखता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जल होगा। इसका सही आंसर जल होगा। उसके बाद चलते हैं फाइकोलॉजी, शैवालों के अध्ययन, समझ गए। और एक बात बताइएगा, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। और कौन सा ऐसा कवक है जो अंतरिक्ष यात्री खाने के लिए अपने ऊपर ले जाता है? एक कमेंट में बताइएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित में से निम्न में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा विषाणु, वायरस। उसके बाद है भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी कौन है? भूमिचर जो भूमि पर सर्वाधिक तीव्र से दौड़ सकता है, तो वो चीता है। इसका सही आंसर चीता है। फिर है कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? तो एक क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको यहीं पे हम आप क्लियर कर देते हैं। तो मादा हार्मोन 3 है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन्स और रिलैक्सिन। ये 3 गो मादा हार्मोन है, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब है एकमात्र स्टेटोस्टेरोन, एकमात्र कौन हार्मोन है? एक नर हार्मोन है, सिर्फ एक ही नर हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन एकमात्र ही नर हार्मोन है। बाकी 3 को यही तीनों पूछता है बार बार, ये तीनों मादा हार्मोन है और ये तीनों अंडाशय से निकलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद है निम्न में कौन सा, तो हो गया। अब अगला पे चलते हैं। थायराइड किस अंग तंत्र का भाग है? तो थायराइड एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, समझ गए, अंतःस्रावी ग्रंथि है। साल्क टीका किससे संबंधित है? पोलियो से। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन एक प्रतिजैवी है? तो प्रतिजैवी है कैरोटीनॉइड एक प्रतिजैवी है। वनस्पति घी में कौन होता है? तो वनस्पति घी में एकल असंतृप्त वसा होता है। ये निकल के उपस्थिति में वनस्पति घी को बनाया जाता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6.0 होता है। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। बोले ना कि मानव के पेट में HCl होता है। उसके बाद है स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी है? तो यहाँ पे आपको हम विटामिन भी क्लियर कर देंगे, विटामिन भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन को आप देखिएगा। देखिए, जैसे विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं। विटामिन, ये सब रासायनिक नाम है। विटामिन C को अस्कॉर्बिन एसिड बोलते हैं। विटामिन A के रेटिनॉल बोलते हैं और विटामिन D को कैल्सिफेरॉल बोलते हैं। और विटामिन A को क्या बोलते हैं वो कमेंट में लिखिएगा। तो विटामिन सब दृष्टि के लिए तो विटामिन A सही होगा, इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन एक खुला TLD नहीं है? वो ये होगा COOP, एक खुला TLD नहीं है। उसके बाद है NIC कार्ड है। NIC क्या कार्ड है? तो PCS को जोड़ता है। एक कंप्यूटर से भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद है संगणक की गति किस में मापी जाती है? तो गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। DVD में भी का वर्साटाइल बोला जाता है, भी को वर्साटाइल बोला जाता है। डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। अब है रैम में एक का क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम एक्सेस मेमोरी, तो एक्सेस हो जाएगा, इसका सही आंसर एक्सेस होगा। अब हम लोग चलते हैं
98। फेसबुक की स्थापना किसने किया था? तो मार्क बुचर ने किया था। और अभी फेसबुक के सीईओ कौन है वो बताइएगा। अभी ट्विटर के सीईओ कौन है वो बताइएगा। और बिल गेट्स किससे संबंधित है ये बताइएगा। बायोडीजल किससे बनता है? तो बायोडीजल एक घास होता है, जेट्रोफा एक घास है, उससे बायोडीजल बनता है। अब है रबी की फसल की कटाई मार्च में होता है। अब बताइएगा खरीफ फसल कब बोया जाता है? खरीफ फसल और जायद फसल किसको बोलते हैं? ये दोनों कमेंट में बताइएगा। तो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आज मेरे दृष्टि से इतना ही। अब अगले प्रीवियस ईयर के अगले सेट में हम लोग मिलेंगे और वहाँ अगले सेट को अच्छी तरह से व्याख्या करेंगे। आप सभी लोग सेट को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।